नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था टेक्नीशियन बी फीटर ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम हुआ था डेट आपका था 29 अप्रैल 2018। ये जो रिक्रूटमेंट था 2017 का रिक्रूटमेंट था और आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम हुआ था। टोटल क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला है? ऑन द एयरक्राफ्ट हैज ए टेक ऑफ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट लेंथ ऑफ द रनवे इज नीडेड इफ द एयरक्राफ्ट एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग द ग्राउंड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या क्या देखिए, 100 मीटर्स, 150 मीटर्स, 320 मीटर्स, 500 मीटर्स। उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन हम देखते हैं। ऑन द एयरक्राफ्ट हैज ए टेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट लेंथ ऑफ रनवे इज नीड इफ द एयरक्राफ्ट एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग द ग्राउंड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या बोला है देखिए, उसका जो टेक ऑफ वेलोसिटी उड़ने का जो उसका वेलोसिटी कितना होगा, अगर 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो वो उड़ सकता है, वो टेकअप करेगा। तो उसमें और क्या चला है, उसका जो ग्राउंड में जो एक्सेलरेशन है, जो ग्राउंड में जितना जा रहा है जाने का जो एक्सेलरेशन है आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड, और जिसकी वजह से वो उड़ सकता है। तो देखिए हमको इसमें क्या बोला है कि गिवन हमको क्या क्या दिया गया है। यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। देखिए यू, इसका मतलब देखते लीजिए पहले। यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होगा आपका यूनिट, एंड फाइनल वेलोसिटी जो होगा आपको दिया है, फाइनल वेलोसिटी उड़ने का जो टेकअप करने का जो वेलोसिटी आपका फाइनल वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड भी। देन हो जी ए हो गया आपका एक्सेलरेशन जो आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन आपका टाइम जो है वो इसमें नहीं दिया है, और टाइम भी लगता है इसमें। तो टी इक्वल टू टाइम है, एस इक्वल टू डिस्टेंस, जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा जो पूछा है वो डिस्टेंस जो आपका एस। ठीक है, तो इसमें देखिए हमको क्या क्या दिया है। तो यू यू हमको दिया मीन्स देखिए, जब भी कोई भी जो एरोप्लेन स्टार्ट करता है तो उस समय क्या होगा, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट करेगा ना। तो उसका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमको 50 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन हमको दिया गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन डिस्टेंस पूछा है, तो इसमें हमको पता है कि जो मोशन का 3 इक्वेशन हमको मालूम है, 3 फॉर्मूला मालूम है। क्या क्या? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर, देन v इक्वल टू यू प्लस 80, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तीनों फॉर्मूला में देखिए जो हमको क्या क्या दिया गया है, हम क्या क्या पूछा है, उसी हिसाब से हमको क्या निकाल सकते हैं वो हम इधर से फॉर्मूला तीनों को कोई एक को पुट करके, या दो चाहिए तो दो पुट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें हमको हमको पूछा है, एस पूछा है, तो हमको यू भी ए दिया है, तो टी हमको नहीं दिया। तो टी जिसमें होगा हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो एस रहना चाहिए, टी नहीं रहना चाहिए उसमें। और देखिए इस फॉर्मूला में देखिए टी नहीं है और एस है, तो यू हमको भी हमको है, यू हमको है, ये हमको मिला है, तो इस फॉर्मूला हमको एस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम अभी पुट करेंगे, जो हमारा जो मेन अप्रोप्रिएट आंसर निकालने के लिए। तो वी पुट दिस फॉर्मूला फॉर दिस गेटिंग डिस्टेंस, एस मीन डिस्टेंस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस फॉर्मूला जो हम पुट करेंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यूनिट वेलोसिटी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपको 2s मीन्स 2 इंटू 2.5 इंटू एस। एस हमको पूछा है, हमको में नहीं मिला है, नहीं दिया है, पूछा है। तो अभी क्या करेंगे, इसको देखिए क्या करेंगे। अभी 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 50 इंटू 50 इसको इस साइड में लाएंगे, तो ये हमको ये दिया, तो इस टोटल पार्ट को ऐड करने को, ये तो 0 है तो 0 है, तो इस पार्ट को इधर ले आएंगे। देखिए इसको स्क्वायर हो गया, और क्या है कि ये जो पॉइंट उठा, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो उसको ऊपर ले जाएंगे इधर, और देन आपका हो गया 2 इंटू 25 हो जाएगा, 2 इंटू 25। तो जब हम कट करेंगे 25 2 या 50, देन 2 कट हो जाएगा, 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 या 500 मीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 500 मीटर, जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 500 मीटर। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 500 मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है। ए एंड बी पॉजेस बुक इन द रेट ऑफ 3:4, बी एंड सी पॉजेस them in the rate of 2:3. If C give 20 book to A, when A and B and C possess book in ratio 4:5, 4:5, find the how many books A, B, C originally had। तो ऑप्शन देख सकते हैं, 30, 40, 60, 60, 80, 100, 60, 80, 120, 40, 40, 50।
क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या होगा, ए एंड बी possess book in ratio of 3:4 and C possess them, B and C possess them in ratio 2:3. If the C gives 20 books to A, then A, B, C possess book in the ratio 4:5. Then find how many books A, B, C originally had. तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला, जो ए बी के पास आपका 3:4 रेशियो में बुक था और बी सी के पास आपका 2:3 रेशियो में बुक था, और सी जब क्या किया, सी कुछ बुक सी 20 बुक्स दे दिया ए को, तो क्या हुआ जिसके कारण जो ए बी सी का रेशियो जो जितना भी था तीनों का, तो उसमें थोड़ा 4:5 हो गया। तो उसमें क्या बोला है, जो ए बी सी का ओरिजिनल रेशियो कितना था वो आपको पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम देखिए पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे देखिए, तो A:B, B:C का रेशियो हमको दिया है 3:4 एंड 2:3, तो पहले ए बी सी का रेशियो निकाल देंगे, तो उसका ओरिजिनल रेशियो कितना है वही निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए बी एंड सी, ए बी सी का क्या करेंगे, देखिए ए बी एंड बी सी तो जो है 3:4 2:3 3:4 2:3 लिख देंगे। तब इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया ओरिजिनल रेशियो, किसका आ गया, ए बी सी का ओरिजिनल रेशियो 6:8:12। तब क्या हुआ, अब क्या हुआ, सी क्या किया, सी 20 बुक दे दिया ए को, सी 20 बुक दे दिया ए को, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो रेशियो बना ए बी सी का जो रेशियो बना 4:4:5 बना है। तो 4:4:5 ये 6 8 12 है, तो इसके साथ कुछ तो मैच भी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सब में क्या करेंगे 2 इंटू करेंगे, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 8:8:10। तब हम क्या हुआ, देखिए इधर 8 था इधर 8 है, अभी क्या हुआ इसमें देखिए 6 था ये 8 हो गया है, ये 12 था ये 10 हो गया, क्योंकि ये 20 बुक इसको दिया है, सी जो है 20 बुक ए को दिया है, जिसकी वजह से इसमें 2 घट गया, इसमें 2 रेशियो बढ़ गया। हमको इसमें मालूम चल रहा है कि 2 रेशियो का मतलब क्या है 20 बुक्स, 2 रेशियो मतलब 20 बुक्स, 6 रेशियो मतलब 60 बुक्स, 8 रेशियो मतलब 80 बुक्स एंड 12 रेशियो मतलब 120 बुक। मतलब इसमें जो ए बी सी का जो रेशियो था कितना 6:8:12, 6:8:12, तो 60 80 एंड 120। तो ये आपका बुक का रेशियो जो ओरिजिनली उनके पास था। तो आपका 60 80 120 हो गया करेक्ट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी था करेक्ट आंसर। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 60 80 120 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD इज rhombus if and only if the ABCD is rhombus, rectangle, trapezium, none of the above। तो उसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट of the side of the quadrilateral ABCD is a rhombus if and only if ABCD is। अगर क्या बोला है, कोई एक क्वाड्रिलेटर में चतुर्भुज है, कोई भी एक चतुर्भुज है जिसका जो अंदर का जो सभी साइड का जो मिड पॉइंट है, सभी साइड का कोई भी एक चतुर्भुज का सभी साइड का मिड पॉइंट जब हम कनेक्ट करते हैं कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साइड की बाई साइड हम ज्वाइंट करते हैं, तो क्या बनता है उसमें एक रॉम्बस बनता है। जो अंदर का चीज़ जो बना वो एक रॉम्बस बना, वो रॉम्बस बना, तो वो कौन सा फिगर बना है, जो ABCD का जो फिगर है वो कौन सा टाइप फिगर है वो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एक के बाद एक ट्राई करके देखेंगे। जैसे कि आप पहले ए में क्या दिया रॉम्बस है, पहले हम एक रॉम्बस दे दिए, तो रॉम्बस के अंदर में जो मिडिल पॉइंट को जो हम कनेक्ट करेंगे, तो हमारा ये जो एक फिगर बन रहा है ये कौन सा टाइप फिगर बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये ऑपोजिट साइड सेम होगा, इसका ऑपोजिट साइड सेम होगा और इधर 90 डिग्री भी होगा। तो ये आपका क्या बनना है, ये आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है ना कि रॉम्बस बन रहा है। बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइड वो रेक्टेंगल होगा मतलब क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होगा, बट वो कौन सा टाइप चतुर्भुज होगा जिसकी वजह से अंदर में जो बनेगा फिगर वो रॉम्बस बनेगा। तो इसमें देखिए हम एक इसके बाद जो रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल लेंगे। एक रेक्टेंगल लेने के बाद जब हम मिड पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं तो उसका जो फिगर बनता है एक रॉम्बस बनता है, क्योंकि उसका जो अपोजिट साइड है सब बराबर होता है। तो इसमें अगर 10 है तो ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 होगा, और आपका ये अपोजिट साइड सेम होगा, ये अपोजिट साइड कर्ण जो एंगल है वो भी सेम होगा।
तो उस ये जो फिगर बन रहा है ये आपका करेक्ट व्यू बन रहा है, जो आपका ये एक रॉम्बस है, और जो क्वाड्रिलेटरल फिगर बन रहा है ये आपका रेक्टेंगल है। वैसे आपका ट्रापेजियम देखिए, ट्रापेजियम ऐसा बनेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी देखिए ऑपोजिट साइड जो होगा तो उसका ऑपोजिट साइड सेम होगा, इसका ऑपोजिट साइड सेम होगा, बट सभी बराबर नहीं होगा। इसकी वजह से ये भी एक आपका जैसे कि रेक्टेंगल बनेगा, अंदर में जो फिगर बनेगा, बट ये आपका रॉम्बस नहीं बनेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल, बी ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर रेक्टेंगल, ये आपका सही आंसर है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेक्टेंगल, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, ऑप्शन देखिए 2 1 0 -1। उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। नंबर 4 का सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू। अगर हम इस सॉल्यूशन जो करेंगे, इस फॉर्म जो भी दिया है उसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा वो आपको पूछ रहा है, 2 1 0 -1। तो इसमें देखिए हमको पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको ये सब याद रखना होगा कि एक टेबल रहता है जिसमें आपका जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल रहता है, उसमें जो साइन का जो वैल्यू, साइन कोस tan कोस सेक कोसेक का जो भी वैल्यू है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, एंड आपका tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। तो वैसे ही आपको देखिए जब हम ये जो क्वेश्चन देखिए लिख दिए तो हम उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। तो साइन स्क्वायर 45 मीन्स साइन 45 का वैल्यू आपको 1/√2 है, तो इसमें स्क्वायर है तो उसमें होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस का वैल्यू लिखे हैं, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 ऑफ होल स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 में tan 45 का वैल्यू 1 है, उसका होल स्क्वायर। तो आपका देखिए अभी क्या हो गया आपका जो 1/√2 तो 1 उसका स्क्वायर मीन्स 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 -1। तो आपका वैल्यू क्या आएगा देखिए, देखिए क्या होगा जब ये हम इंटू करने के बाद क्या होगा, देखिए ये √2 इंटू √2 था, तो √2 जब रूट कट हो जाएगा तो क्या √2 इंटू √2 जो है आपका 2 हो जाएगा, और आपका देखिए इसका भी √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 -1 हो जाएगा। देन आपका जो इसका अगर हम लसागु निकालेंगे 2 लसागु 2 है, मीन्स एलसीएम 2 है, और 2 से जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 तो 1 प्लस ये भी 2 से 2 जो एलसीएम निकालेंगे उसका एलसीएम तो 2 है, देन 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1 टू 1 इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 जाएगा, 1 + 1 2/2 हो जाएगा, मतलब 2/2 हो जाएगा। ये -1 था, -1 तो रहेगा ऐसे ही, तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो 1 होगा, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, one ball a ring for every 6 minutes, another ball ring every 8 minutes, and the third ball ring every 9 minutes. After how many minutes all the 3 balls will ring together? तो ऑप्शन देख सकते हैं 72, 144, 432, 216। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखिए, वन बॉल रिंग फॉर एवरी, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, वन बॉल रिंग फॉर एवरी 6 मिनट्स, another ball ring every 8 minutes, third ball ring every 9 minutes, after how many minutes all the 3 ball will ring together। देखिए एक बॉल रिंग क्या हो रहा है वो आपका 6 मिनट के बाद रिंग होगा, अनदर और एक बॉल रिंग क्या होगा वो आपका 8 मिनट के बाद रिंग होगा, थर्ड बॉल रिंग को वो क्या होगा 9 मिनट के बाद रिंग होगा। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने समय के बाद क्या होगा, मिनट कितने मिनट के बाद, तो तीनों का तीनों जो बॉल रिंग होगा एक साथ में वो रिंग होगा, बजेगा, कब बजेगा, तो उसको निकाल कर क्या करना पड़ेगा हमको, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इससे आपका 6 8 9 का एलसीएम जब लेंगे, 2 से जब 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9, तो 9 नहीं कट होगा तो 9 से 9 रह जाएगा वैसे, फिर 3 से हम कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 से 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, देन आपका हो गया जो एलसीएम बन जाएगा आपका 2 3 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 जो आपका 72। जब 72 मिनट के बाद क्या होगा, वो तीनों का तीनों जो रिंग होगा बॉल रिंग वो एक साथ में बजेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 मिनट्स, जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 72 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 72 मिनट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है,
The hypotenuse of right angle triangle is 10 centimeter and the radius of a inscribed circle is 1 centimeter. Then the perimeters of this triangle in centimeters is. ऑप्शन क्या क्या दिया गया है 15, 22, 24, 26। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल इज 1 सेंटीमीटर द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इन सेंटीमीटर इज। तो इसमें क्या बोला है देखिए जैसे कि एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोला है उसमें आपका जो हाइपोटेन्यूज दे दी है 10 सेंटीमीटर। ये आपका हाइपोटेन्यूज ऐसी है 10 सेंटीमीटर है और इसमें एक इंस्क्राइब सर्कल है जिसका जो रेडियस है जैसे कि आपका ये हो गया 0 मतलब वो तो वो आर वो पी एंड वो क्यू वो आपका रेडियस है तो वो सभी उसका जो वैल्यू कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और उसमें क्या बोला है इस ऐसा है तो इंस्क्राइब सर्कल इतना है तो उसका जो पेरीमीटर कितना होगा ये तीनों का लेंथ टोटल मिलकर कितना होगा वो आपको क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है उसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे देखिए तो हम पहले क्या करेंगे जो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे जो ए बी सी करके ए बी सी हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो इसमें क्या करें पी क्यू आर जो इंस्क्राइब सर्कल है वो पी क्यू आर इंस्क्राइब सर्कल है और क्या हो जाएगा आपका जो ओ पी है ओ पी एंड ओ क्यू एंड ओ आर ओ पी ओ क्यू ओ आर सब इक्वल होगा क्योंकि सभी से रेडियस है तो रेडियस है तो 1 सेंटीमीटर होगा रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर और आपका ए सी आपका 10 सेंटीमीटर दिया है और हाइपोटेन्यूज आपका इस जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर दिया है। देन एबीसी पेरीमीटर जो एबीसी का पेरीमीटर आपको पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे देखिए तो हम हमारा पहला जो काम होगा उसको क्या करेंगे जो एज्यूम करना है जो ए एंड आर तो ये तो हो गया ना तो ए आर को उससे पहले एक बात बता देता हूँ तो ये किसमें फंडामेंटल जो ज्योमेट्री का जो आता है ना उसका फंडामेंटल से ये क्वेश्चन आया है। तो एक कोई भी एक सर्कल को कोई आउटसाइड से कोई बिंदु से अगर कोई एक जो टैंजेंट संलग्न करता है आउटसाइड टैंजेंट बोलते हैं उसको तो टैंजेंट आता है वो सर्कल को कनेक्ट करता है साइड में तो क्या होता है उसको टैंजेंट बोलते हैं उसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का बराबर होगा इससे इधर जो आएगा इससे इधर जो आएगा वो दोनों का बराबर होगा। वैसे ही आपका देखिए जब बी से एक ये सर्कल से आउटसाइड बिंदु बी है तो बी से जब दो टैंजेंट लगेगा इधर एक टच करेगा इधर एक टच करेगा तो वो क्या बनेगा इसका लेंथ और इसका लेंथ मतलब जैसे बी क्यू एंड बी पी का लेंथ समान होगा। वैसे ही आपका सी जो है सी इस सर्कल से सी आउटसाइड पॉइंट है तो इधर की जो आर से टच करेगा और क्यू से टच करेगा तो आर सी एंड क्यू सी का लेंथ बराबर होगा। ये आपको ज्योमेट्री का रूल से आता है इस जो कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या बोला है हम पहले क्या करेंगे ए आर को हम एक्स पकड़ेंगे कोई भी इसको पकड़ो या उसको पकड़ो कोई को किसी को भी एक्स पकड़ना है कोई भी एक वैल्यू मतलब एक्स पकड़िए तो जी ए आर को क्या करेंगे ए आर एक्स हो जाएगा आपका ए आर को एक्स पकड़ेंगे और क्या करेंगे एक्स पकड़ेंगे तो ए आर और ए पी का बराबर है ए आर ए पी बराबर है तो ए पी भी एक्स होगा ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा तो ये कितना होगा तो देखिए जब ये टोटल 10 था तो 10 से एक्स जो माइनस हो जाएगा तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा आर सी कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स तो आर सी हो जाएगा 10 माइनस एक्स और वैसे ही क्यू सी हो जाएगा कितना ये इसका बराबर है क्यू सी हो जाएगा 10 माइनस एक्स और क्या है आपका इसका वैल्यू तो इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू समान होगा क्योंकि जब ये क्या होगा ये भी आउटसाइड कनेक्शन से ये वैसे भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसका जो कर्नल एंगल है 90 डिग्री है और इधर जो भी टच हो रहा है इसका भी एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि जब ये 90 डिग्री है ये भी जो इसका जो लंब है ये भी बराबर सब 90 डिग्री होता है इसका एंगल 90 डिग्री है इसका एंगल 90 डिग्री है तीनों का 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है और चारों 90 डिग्री है प्लस ये दोनों समान है इसका समान है इसका समान है तो टोटल चारों का चारों बाहु समान हो जाएगा और जिसकी वजह से ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर तो इस दोनों का सेंटीमीटर होगा ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर हमको पता है। ठीक है तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो पेरीमीटर जब निकालेंगे पेरीमीटर कैसे निकलेगा आपका जैसे टोटल मिलाएंगे ना तो ए बी बी सी ए सी ए बी बी सी ए सी तो ए बी को भी डिवाइड किए ए पी एंड बी पी वैसे ही ए पी एंड बी पी वैसे ही इसका बी सी का हो जाएगा बी क्यू एंड क्यू सी बी क्यू एंड क्यू सी देन क्या अब हो गया ये हो गया ए बी सी हो गया और ए सी को देखिए ए आर एंड आर सी जैसे आपका ए आर एंड आर सी। ठीक है तो इस तो सभी को जब जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू पुट करेंगे तो उसका एक्स है एक्स 1 सेंटीमीटर 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स
तो माइनस एक्स जो है माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर प्लस ये 10 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 10 10 20 प्लस 2 22। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर का आंसर है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 22 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इफ ए ट्रेन टेक 1 सेकेंड टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट एंड 3 सेकेंड टू क्रॉस प्लेटफॉर्म 300 मीटर्स लॉन्ग, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 100 इन मीटर्स, 100 मीटर्स, 150 मीटर्स, 200 मीटर्स, 300 मीटर्स। तो उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, इफ ए ट्रेन टेक्स 1 सेकेंड टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट एंड 3 सेकेंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 300 मीटर लॉन्ग, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इन मीटर्स इज डैश। तो उसमें देखिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे देखिए समझिए। तो एक टेलीग्राफ पोस्ट है, टेलीग्राफ पोस्ट इलेक्ट्रिक जैसा रहता है, तो उसको पास करने के लिए उसका ओनली वो ट्रेन का लेंथ जितना है वो पास करेगा तो उतना ही बस है, तो उसका डिस्टेंस को पास करा है। अगर एक प्लेटफॉर्म को पास करेगा मतलब ट्रेन का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दोनों ऐड होने के बाद जितना होगा वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एज्यूम कीजिए ट्रेन का लेंथ आपका x मीटर है। अगर ये ट्रेन का लेंथ आपका x मीटर है तो उसका जो क्या होगा, अब 1 सेकंड में क्या हो रहा है वो टोटल जो एक टेलीग्राफ पोस्ट को पास करने के लिए, मतलब उसका ट्रेन का लेंथ को पास करने के लिए, मतलब x डिस्टेंस को पास करने के लिए 1 सेकंड लग रहा है। तो उसका जो स्पीड का छोड़िए, तो जो उसका 1 सेकंड ले रहा है, 1 सेकंड ले रहा है x मीटर ट्रैवल करने की, जो आपका ट्रेन का डिस्टेंस x मीटर ट्रैवल करने के लिए। अगर 3 सेकंड ले रहा है किसके लिए, उसका खुद का ट्रेन का डिस्टेंस प्लस 300 मीटर प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस दोनों मिला के 3 सेकंड ले रहा है। तो वैसे 1 सेकंड में तो आपका खुद का x को ट्रैवल कर रहा है 1 सेकंड में, तो और 2 सेकंड जो है देखिए ये 3 सेकंड में 1 सेकंड प्लस 2 सेकंड, तो 1 सेकंड में हो गया आपका खुद का डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और 3 मीटर जो है 300 मीटर जो है, और 300 मीटर को पास करने के लिए उसको 2 सेकंड लग रहा है। तो 2 सेकंड में अगर 300 मीटर जा रहा है तो 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 2, तो 150 मीटर जाएगा। तो जो ट्रेन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आपका 150 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 150 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मास 10 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज डैश, 100 जूल्स, 250 जूल्स, 500 जूल्स, 1000 जूल्स। उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, एक बॉडी है, एक वस्तु है जिसका जो मास है, उसका जो वस्तु तो कितना है आपका 10 kg है, और मूविंग विद वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका जो एनर्जी कितना, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है वो कैलकुलेशन करने के लिए पूछा है। तो हमको गिवन दिया है मास 10 kg, वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला आपका K = 1/2 mv²। K मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो K = 1/2 इंटू 10 kg इंटू वेलोसिटी आपका 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 2 5 या 10, देन 5 इंटू 10 इंटू 10, तो 5 इंटू 10 इंटू 10 500 हो गया, 500 kg। ये हो गया आपका देखिए एम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो केजी ये हो गया ये तो ओनली 2 5 या कटा था, बट केजी तो केजी है ना, उस पर तो केजी नहीं था, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 500 जूल। तो इसको जो एन वैल्यू आएगा वो आपको जूल में आ जाएगा 500 जूल, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 500 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मिसिंग गियर इज 150 mm एंड द वेलोसिटी रेशियो इज 2:1, व्हाट विल बी द पाथ डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड गियर्स? 50 mm, 100 mm, 100 mm, 200 mm, 150 mm, 300 mm, 200 mm, 400 mm। तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं।
देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन मिसिंग गियर इज 150 mm एंड द वेलोसिटी रेशियो इज 2:1, व्हाट विल बी द पिच डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड गियर। उसमें क्या बोला है, देखिए जैसे कि दो गियर है मीन्स एक छोटा गियर है, एक बड़ा गियर है। तो छोटा गियर को हम पिनियन बोलेंगे और उस बड़ा गियर को गियर ही बोलेंगे, ठीक है। तो एक पिनियन है, एक गियर है, तो दोनों के अंदर का जो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, जो वो आपका इधर देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 150 mm है, ठीक है। बट उसमें क्या बोला है, और क्या उसका जो वेलोसिटी रेशियो दे दिया है, वेलोसिटी रेशियो आपको 2:1 है। वेलोसिटी रेशियो मीन्स उसका जो घूमने का जो स्पीड है, घूमने का स्पीड अगर 2:1 है, 2:1, अगर ये 100 रिवोल्यूशन दे रहा है तो ये 50 रिवोल्यूशन देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से घूम रहा है। तो उसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द पिच डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड गियर। तो ये जो पिनियन और गियर का जो पिच डायमीटर का जो पिच डायमीटर कितना कितना होगा, इसका पिच सर्कल डायमीटर कितना होगा। देखिए तो उसमें हमको क्या दे रहा है कि वी नो दैट ये फॉर्मूला हमको पता है कि d1 इंटू n1 इक्वल टू d2 इंटू n2। जैसे इस गियर का पिच सर्कल डायमीटर और इसका स्पीड जब इंटू करेंगे जितना होगा, और इस गियर का डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर इंटू उसका जो स्पीड इंटू जब करेंगे तो इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि मिसिंग गियर है तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर देखिए अगर जो छोटा गियर है वो ज़्यादा स्पीड में घूमेगा, जो बड़ा गियर है जो स्मॉल स्पीड में घूमेगा, इन्वर्सली हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्पीड का वेलोसिटी रेशियो और डायमीटर रेशियो इन्वर्स हो जाता है। तो उसी हिसाब से देखिए n1 इंटू एन d1 इंटू n1 इक्वल टू d2 इंटू n2। तो उसको ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं n1 अपन n2 n1 अपन n2 इक्वल टू d2 अपन d1, दैट मीन 2:1 है। तो वेलोसिटी रेशियो 2:1 दिया है, तो उसका जो डायमीटर रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो अगर इसका वेलोसिटी रेशियो 2 है तो उसका जो पिच सर्कल डायमीटर 1 हो जाएगा। देखिए अगर टोटल देखिए इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो 150 mm है, ठीक है। तो उसका डबल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इसका हाफ मिलके 150 हो रहा है, तो और इसका और एक हाफ, उसका और एक हाफ, तो दोनों मिलकर डबल हो जाएगा। तो अगर ये 150 है तो टोटल हो जाएगा 300 mm हो जाएगा। जब टोटल 300 mm रेशियो कितना हो गया, 1:2 मीन्स 3 रेशियो इक्वल टू 300 mm, और आपका 1:100 mm, 2:200 mm। तो आपका जो पी सर्कल डायमीटर आ जाएगा d1 मीन छोटा वाला, तो पिनियन का हो जाएगा 200 mm एंड बड़ा का हो जाएगा d2 हो जाएगा 100 mm। तो 200 एंड 100 उसी हिसाब से आपका आंसर में देखिए आंसर कैसे 100 mm एंड 200 mm है। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, द स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। स्टेरिलाइजिंग प्रक्रिया में क्या सम्मिलित होता है। तो क्रोमियम पाउडर, लीड पाउडर, जिंक पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर। तो स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस जो होता है वो आपका जिंक पाउडर का होता है इन्वॉल्व, ठीक है। तो जिंक पाउडर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, द प्रॉपर्टी बाई व्हिच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट इज। धातु का बहुगुण जिसके कारण उससे शीट के रूप में लीन किया जा सकता है। ऑप्शन क्या क्या दिया देखिए, इलास्टिसिटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टेनासिटी। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयतपूर्णता, मैलेबिलिटी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, H7G6 इंडिकेट्स डैश। H7G6 का निर्देशित करता है, क्या निर्देश करता है, प्रेस फिट, स्नॉग फिट, क्लियरेंस फिट, टाइट फिट। तो उसमें देखिए एच जो है ABCDEFGH, एच जो है वो बड़ा साइज हो रहा है, जी जो है वो छोटा साइज होगा। हम देखने से ही मालूम चलता है उसका जो, अगर एच के एच साथ होगा तो ट्रांजिशन होगा। ऐसे जो शाफ्ट का साइज जी है तो वो कम होगा। तो आपका अगर शाफ्ट छोटा है, होल बड़ा है, तो ये तो क्लियरेंस फिट ही दिख रहा है, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, इन केस ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस एमोनिया गैस इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन स्टील, द प्रोसेस इज नॉन एज साइनेडिंग, नाइट्रेटिंग, कार्बोनाइजिंग, एनोडाइजिंग। को कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो एमोनिया गैस होता है NH3, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन स्टील, ऑन स्टील के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब स्टील को हीट करने के बाद फिर हम एमोनिया गैस छोड़ते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेटिंग प्रोसेस है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेटिंग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, मोनल मेटल कॉन्टेंट्स। मोनल धातु में क्या होता है, निकल एंड एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर, निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड जिंक।
तो मोनेल जो होता है वो किसका मिश्रण से बनता है, वो निकल एंड कॉपर से बनता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, निकल एंड कॉपर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड आर सुइटेबल फॉर स्मॉल प्रिसिशन कंपोनेंट एंड मेजरिंग गेज। लघु परिशुद्धता उपकरण एवं मापन गेज के लिए किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग होते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या देखिए ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, वाइटर थ्रेड, एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, बी ए थ्रेड। और जो बी ए थ्रेड होता है वो उसका जो एंगल कितना होता है 47.5 डिग्री होता है। उस थ्रेड को हम क्या किधर यूज करते हैं, जो भी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, व्हिच ऑन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एक्यूरेटली द एंगल ऑफ टेपर्स। जो टेपर के एंगल को हम करेक्टली मेजरमेंट करने के लिए कौन सा टूल हम यूज करते हैं, बीवेल गेज और हो गया बीवेल प्रोट्रैक्टर, वाइनल बीवेल प्रोट्रैक्टर्स, टेपर गेज। जो हम एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम वाइनल बीवेल प्रोट्रैक्टर ओनली नहीं, बीवेल प्रोट्रैक्टर में का जो लिस्ट काउंट हो जाएगा आपका 1 डिग्री हो जाएगा, बट हमको तो पूरा एक्यूरेट मेजर करना है ना, तो एक्यूरेट मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका वाइनल बीवेल प्रोट्रैक्टर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइनल बीवेल प्रोट्रैक्टर हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाइनल बीवेल प्रोट्रैक्टर का जो लिस्ट काउंट कितना है 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, ए टेप वॉशर इज यूज्ड फॉर। एक टेप वॉशर का प्रयोग किस लिए होता है, सेल्फ लॉकिंग, लॉकिंग द नॉट, अवॉइडिंग वाइब्रेशन, फास्टनिंग द फैब्रिकेशन वर्क। तो सेल्फ लॉकिंग जो होता है जो टेप वॉशर होता है, टेप वॉशर हम मोस्टली हम यूज करते हैं किससे, लॉक द नॉट को लॉक करने के लिए हम टेप वॉशर यूज करते हैं, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉकिंग द नॉट्स। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, द शेयरिंग एरिया ऑफ ए की ऑफ लेंथ एल, ब्रेथ बी एंड डेप्थ एच इज इक्वल टू। जो हमारा जो शेयरिंग एरिया होता है किसका, जो हम कोई भी की हम फिट किए हैं एक्सेल एंड हॉप में, ठीक है, तो उसमें हमारा जो क्या होता है वो से स्ट्रेस पड़ता है, वो की का ऊपर जो स्ट्रेस पड़ता है शेयरिंग एरिया ऊपर, शेयरिंग कॉस्ट से पड़ता है, तो उसका जो शेयरिंग एरिया होता है वो शेयरिंग एरिया निकालने के लिए बोला है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ बाई 2। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो की का जो एरिया होता है शेयरिंग एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, कैलकुलेट द आरपीएम ऑफ ए ड्रिल ए हॉल ऑफ 10 mm डायमीटर विच कटिंग स्पीड 33 मीटर पर मिनट। ऑप्शन देखिए 1000 RPM, 1050 RPM, 330 RPM, 300 RPM। तो कौन सा सही होगा देखिए, उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, कैलकुलेट द आरपीएम टू ड्रिल ए होल्स ऑफ 10 mm डायमीटर विद दिस कोटिंग स्पीड 33 मीटर पर मिनट। जैसे कि अब कोटिंग स्पीड दे दिया है 33 मीटर पर मिनट है, और आपका जो होल का डायमीटर 10 mm आपका डायमीटर दे दिया है, और ड्रिल होल का डायमीटर दे दिया 10 mm, तो आरपीएम पूछा है। तो आरपीएम निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए इसका एक ही फॉर्मूला है, कोटिंग स्पीड का एक ही फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो हम इसको पुट करेंगे तो निकल जाएगा। देखिए डायमीटर आपको 10 mm दे दिया है, mm में है, कोटिंग स्पीड आपका मीटर पर मिनट में है, कोटिंग स्पीड हमेशा मीटर पर मिनट में ही रहता है, और पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7 है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, जो उसका जो फॉर्मूला रहता है कटिंग स्पीड, सी एस मीन कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू आरपीएम बाई 1000 क्यों रहता है, देखिए हर समय हमको निकालना है मीटर पर मिनट में, कोटिंग स्पीड जो निकलता है मीटर पर मिनट में, और हमारा जो डायमीटर दे देता है mm में, जिसकी वजह से mm को जब हम उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, इधर 1000 डिवाइड करना पड़ता है। जब हमारा जो मीटर mm होगा वो आपका कन्वर्ट होकर मीटर में आ जाएगा। अगर देखिए अगर इधर मीटर में देता, अगर ड्रिल डायमीटर मीटर में नहीं रहता, अगर मीटर में रहता तो ये मीटर पर मिनट होता, तो ये 1000 नहीं रहता इधर। ठीक है, तो वो सब बोल जाइए। तो ठीक है, कोटिंग स्पीड जो है कोटिंग स्पीड इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू आरपीएम डिवाइडेड बाई 1000। तो उसमें आरपीएम निकालना है, ये आरपीएम जब निकालना है तो इसको एक साइड कर देंगे, इसको एक साइड कर देंगे, तो आरपीएम के लिए क्या हो जाएगा, इसको करके ये दोनों को इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा। तो आपका कोटिंग स्पीड इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी,
पाई इंटू डी RPM इक्वल टू, देन आपका वैल्यू पुट कर दीजिए, कटिंग स्पीड हो गया आपका 33, देन आपका 1000 हो गया 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी मीन्स आपका 22/7 इंटू 10। तो जब हम इंटू करेंगे क्या हो जाएगा देखिए, इसमें कट हो जाएगा, कट क्या क्या हो जाएगा देखिए 33 था 22 से कट हो जाएगा, फिर आपका 10,000 कट हो जाएगा, कट होने के बाद 3 इंटू 7 इंटू 50 हो जाएगा। जब आपका टोटल आंसर आ जाएगा कितना 1050। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1050 mm। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, द टफनेस इन ए स्टील इज इंक्रीज्ड एंड ब्रिटलनेस इज डिक्रीज्ड बाय हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन कॉल्ड एज एनियलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग। तो कौन सा एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें टफनेस को इंक्रीज करता है और ब्रिटलनेस को डिक्रीज करता है, इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होता है कि आपका ब्रिटलनेस कम होगा और आपका टफनेस इंक्रीज होगा। ये किस लिए कब किया जाता है? जो कोई भी चीज़ हार्डन होने के बाद, मतलब हार्डनिंग करने के बाद कोई चीज़ को हम टेम्परिंग करते हैं, जो उसका हार्डनिंग करने की वजह से क्या हार्डनेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रिटलनेस भी ज़्यादा हो जाता है। तो ब्रिटलनेस को कम करना और टफनेस को मेंटेन रखना है, टफनेस को बढ़ाना है, टफनेस को बढ़ाने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, ए फोर्स विच कॉम्बाइन विथ 2 और मोर फोर्स टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कॉपुल एंड मोमेंट। वह बल जो साम्यावस्था को उत्पन्न करने के लिए 2 या अधिक बल के साथ संयुक्त होता है उससे क्या कहते हैं? कोई भी एक जो उसने जो इक्विलिब्रियम होने के लिए, मतलब इक्वल बैलेंस होने के लिए, इक्विलिब्रियम होने के लिए तो कोई भी 2 या अधिक बलों के साथ जो सम्मिश्रण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम रिजल्टेंट, परिणामी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परिणामी, रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होता है, फ्लैश पिन गेज इज यूज टू फॉर चेकिंग डैश ऑफ द होल। फ्लैश पिन गेज जो हम यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं? डायमीटर, डेप्थ, थिकनेस, थ्रेड, क्या मेजर करने के लिए हम फ्लैश पिन गेज यूज करते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ। तो फ्लैश पिन गेज जो है वो हम डेप्थ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, सॉरी डेप्थ को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लैश पिन गेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, व्हिच वन द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग द सरफेस ऑफ टूल स्टील। कोई भी एक टूल स्टील सरफेस को हार्डनिंग करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? कार्बोराइजिंग, साइनेडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, हार्डनिंग। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडक्शन हार्डनिंग। और इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं हम टूल स्टील। टूल स्टील जो है हमारा कोटिंग टूल बनता है और आपका जो फ्रिक्शन टूल भी बनता है। तो वो सभी चीज़ें में क्या होता है, हमको इंडक्शन हार्डनिंग करने से क्या होता है, स्केल फॉर्मेशन नहीं होता है। इंडक्शन हार्डनिंग में स्केल फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इंडक्शन हार्डनिंग अच्छा है उसके लिए, उस मटेरियल के लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लाइनर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूल, पॉइजन रेशियो। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉइजन रेशियो। जो पॉइजन रेशियो होता है जो आपका लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लाइनर स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, द टेपोरोलर बेरिंग कैन टेक। टेपोरोलर बेरिंग जो होता है वो ले सकता है क्या, कौन सा टाइप लोड ले सकता है? रेडियल लोड ओनली, एक्सियल लोड ओनली, बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड, नॉन ऑफ द जेब। जो टेपोरोलर बेरिंग होता है उसमें क्या होता है, जो टेपोरोलर का जो रोलर रहता है कुछ इस प्रकार का रहता है। तो उसमें क्या है कि वो रेडियल लोड भी ले सकता है, विथ एक्सियल लोड भी ले सकता है, बोथ एक्सियल एंड रेडियल लोड ले सकता है। ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड। ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। IJOT and Chelfie machines are related to which test? Impact test, bend test, fatigue test, tensile test। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इम्पैक्ट टेस्ट। आइजोट टेस्ट में क्या था, आई शेप में कोई भी जो मेटल पीस रहेगा स्पेसिमेन उसको आई शेप में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर उसको फिक्स कर देना पड़ेगा। बाद में क्या है कि एक पेंडुलम रखा जाएगा, जो पेंडुलम क्या करेगा वो कुछ लोड के हिसाब, वो पेंडुलम का कुछ वेट होगा उस हिसाब से वो आके इसको टक्कर करेगा।
तो उसमें एक नोच कटा होगा, तो ये नोच बाद में ये टूट जाएगा। तो टूटने के लिए जो कितना लोड पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो वो सभी कैलकुलेशन करके वो निकालते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइप का टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट बोलते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव टाइप टेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है, द एरिया ऑफ एन एलिप्स विथ सेमी मेजर एक्सिस ए एंड सेमी माइनर एक्सिस बी इज डैश। तो उसका सेमी मेजर एक्सिस ए दिया है, सेमी माइनर एक्सिस बी दिया है, तो उसका एरिया पूछा है। उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई इंटू ए बी होगा, 4 पाई ए बी होगा, 2 पाई ए बी होगा, 2 AB/2 होगा। कौन सा होगा, उसका एलिप्स का एरिया। ठीक है, एलिप्स जो रहता है किस प्रकार का रहता है, कुछ इस प्रकार का एलिप्स रहता है। ठीक है, तो ये आपका बी डायमीटर, ये आपका स्मॉल डायमीटर। तो उसका जो मेजर एक्सिस होगा आपका ये। ठीक है, ये आपका मेजर एक्सिस और ये आपका माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये जैसे आपको मेजर एक्सिस में क्या है, सेमी मेजर एक्सिस नहीं, सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस ये ए हो गया और सेमी माइनर एक्सिस ये बी हो गया। तो उसका जो एरिया का फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया मीन्स हो जाएगा पाई इंटू ए बी, पाई इंटू ए बी होगा। तो ए इंटू बी इंटू पाई होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाई ए बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 150 स्क्वायर यूनिट इफ द पेरीमीटर इज 50 यूनिट्स, इट्स डायमेंशन आर डैश। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, 275, 350, 330, 10, 15। उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 150 स्क्वायर यूनिट इफ द पेरीमीटर इज 50 यूनिट्स, इट्स डायमेंशन आर। तो उसका डायमेंशन पूछ रहा है, जिसमें क्या है कि उसका जो एरिया, और ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, उसका फील्ड का जो एरिया पूछ रहा है, एरिया आपको दे दिया है 150 स्क्वायर यूनिट है। अगर ये मीटर में हो सकता है, mm स्क्वायर भी हो सकता है, या कुछ भी यूनिट दे दिया तो कुछ हम नहीं बोल सकते, उसमें कुछ भी हो, बट स्क्वायर यूनिट है। और आपका पेरीमीटर जो है 50 यूनिट होगा। ठीक है, तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ हमको नहीं दिया है, वो आपको पूछा है। ठीक है, तो हमको एरिया का फॉर्मूला मालूम है। एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर ये ABCD एक रेक्टेंगल है तो उसका लेंथ हो गया A एंड ब्रेथ हो गया B, तो उसका जो एरिया आ जाएगा वो A इंटू बी इक्वल टू 150 mm। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर मतलब क्या है, ये टोटल बाहु का सम करना है, ऐड करना, तो कितना होगा, AB BC CD एंड AD, चार को मिलाएंगे तो कितना होता है। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों बाहु परस्पर विपरीत बाहु समान रहता है। तो 2 इंटू AB प्लस 2 इंटू A प्लस बी, 2 इंटू A प्लस बी हो जाएगा। तो ये आपका 50 आना चाहिए। तो ये जो मेथड हम यूज करें, ये ऑप्शन पुटिंग मेथड हम यूज करें, ये सबसे बेस्ट मेथड है फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। तो इसमें हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए ऑप्शन आपको दिया है, जिस हिसाब से आपको ऑप्शन दिया गया है, देखिए 275, 350, 530 एंड 10, 15। तो इस सभी को आप देखेंगे तो जब इंटू करेंगे ना, सब आपका 150 आ रहा है। ये सभी इंटू, जब 75 इंटू 2 जा 150, 3 इंटू 50 जा 150, 5 इंटू 30 जा 150, 10 इंटू 15 जा 150 हो रहा है। बट उसमें क्या है कि पेरीमीटर हमको जो दिया है 50, वो नहीं होगा सभी में, क्योंकि वही जब हो जाएगा तो आपको वही आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए पेरीमीटर हमको निकालने के लिए सबको ऐसे पुट करके देखना पड़ेगा। तो 2 इंटू, तो इसका फॉर्मूला 2 इंटू AB, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 50 होगा, तब जाके हमारा जो ये रेक्टेंगल करेक्ट होगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट शूट करेंगे A, तो 2 प्लस 75, तो कितना हो जा रहा है, 78 हो रहा है, 77 हो रहा है, 77 इंटू 2 जा 154 हो रहा है। तो सेकंड में देखिए 3 प्लस 50 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाए, 53 इंटू 2 जा 106 हो रहा है। तो थर्ड में देखिए इसमें 30 प्लस 5, तो 35 इंटू 2 जा 70 हो रहा है। तो ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ये लास्ट देखिए, ये जो 15 है, 10 प्लस 15 25 हो गया, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 जा 50। तो ये आपका बराबर हो रहा है 25 इंटू 2 जा 50। देन आपका जो जब इंटू करेंगे, आपका 15 इंटू 10 जब इंटू करेंगे तभी भी 150 हो रहा है। तो आपका ये आपका करेक्ट आंसर है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, 10, 15। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, द रेलवे लाइन 25 मीटर लॉन्ग आर बीइंग लेड व्हेन द टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, gap of 1.8 centimeter are being left between them. If alpha equal to 12 into 10 to the minus 6
स्लैश डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर्स एट which दे विल टच ईच अदर्स इज डैश सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था आपका थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन था, जैसे कि डिप्लोमा डिग्री लेवल का क्वेश्चन था, तो फिर भी इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है डबल, आपको कभी भी नेक्स्ट अगर HDSC इसरो का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आने का संभावना रहता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक है, तो रेलवे लाइन्स 25 मीटर लॉन्ग आर बीइंग लेड when the temperature is 15 degree, gap of 1.8 centimeter are being left between them. If alpha equal to 12 into 10 to the minus 6 by degree centigrade, the temperature at which they will touch each other is dash। ठीक है, तो उसमें क्या दिया है देखिए, एक तो एक रेलवे लाइन है, जैसे कि आपका एक रेलवे लाइन का जो जैसे कि आप एक तख्ता रहता है, एक ये अगर ये एक तख्ता है तो उसमें और एक तख्ता है तो उसमें थोड़ा गैप रहता है। तो ये जो गैप है ये आपको 1.8 mm दिया है, 1.8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये जो गैप आपको दिया है ना 1.8 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका लेंथ आपको दे दिया है कितना 25 मीटर दे दिया है। 25 मीटर ये जो तख्ता का लेंथ है, रेलवे लाइन का लेंथ आपको 25 मीटर दे दिया है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर अभी का टेम्परेचर जो T1 दो दिया है वो दे दिया आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो नॉर्मल उस एटमॉस्फेयर टेम्परेचर दे दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से जब हाई हो जाएगा, जब कोई रेलवे लाइन जब उसके ऊपर जाएगा, रेलवे जो पहिया जाता है, जाने के बाद क्या होता है इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो उसका टेम्परेचर हाई होने के बाद क्या होता है ये थोड़ा फैलता है, और कितना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये अभी तो 15 है और 15 से कितना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जब उसी टेम्परेचर में क्या हो जाएगा ये गैप जो है ना ये फिलअप हो जाएगा, ये जो मेटल है वो इधर जाके टच कर जाएगा। तो इस गैप को फिलअप करने के लिए वो कितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब जाके ये मिलेगा, ये आपको पूछा है, ये कौन सा टेम्परेचर में ये जाके ये मेटल जाके इसमें टच करेगा। तो वही आपका क्वेश्चन है। ये जो अल्फा का मीनिंग क्या है वो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, उसका मतलब है देखिए 12 इंटू 10 टू द माइनस 6 बाई डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात ये क्या बोला है जो ये जो मेटल है, जिस मेटल का रेलवे लाइन बनता है उस मेटल का इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो इस क्वेश्चन में जो बोला है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ये जो मेटल है, अगर इस मेटल को जो तख्ता है लाइन है उसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, मतलब देखिए अगर ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये 16 डिग्री हो जाता है, जब 16 डिग्री हो जाएगा तब क्या हो जाएगा उसका जो लेंथ जितना था, अगर ये 25 मीटर था तो 25 मीटर प्लस कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द माइनस 6, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में 12 10 टू द माइनस 6 मतलब 0.0000012 मीटर इतना बढ़ जाएगा, इसका लेंथ इतना 0.0000012 मीटर बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से ये आपको समझना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कितना मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये 1.8 सेंटीमीटर जो गैप था ये फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। तो लेंथ ऑफ द रेल आपको दिया है, जो वन लेंथ आपका कितना 25 मीटर दिया है, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर हमको दिया नहीं, वो आपको पूछा है। और गैप बिटवीन टू रेल, जो दोनों रेल के मिडिल में जो गैप है वो उसका क्या है 1.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये सभी क्या है मीटर में है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो ये भी डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस हिसाब से इसको हमको क्या करना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमको क्या होगा जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा सही तरीके से जल्दी आ जाएगा, नहीं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 1.8 मतलब 18/10 लिख सकते हैं। उसमें क्या करना है इंटू 1/100 करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर था तो ये आपका मीटर में आ जाएगा, तो 0.018 मीटर हो जाएगा आपका मीटर में। ठीक है, तो और क्या है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये जो दिया था अल्फा का मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें 12 इंटू 10 टू द माइनस 6 स्लैश डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो डेल्टा LTH, डेल्टा जो गैप, इसका मतलब डेल्टा LTH मतलब वो जो गैप बिटवीन टू रेल, दोनों जो लाइन के अंदर जो गैप निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो गैप बिटवीन टू लेंथ का फॉर्मूला कैसे है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंथ, और ये आपका डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, जो T1 हमको दिया है T2 नहीं दिया है, तो अल्फा का मतलब आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये हमको मिला है, इसमें एक वैल्यू नहीं है, इसमें हमको ये वैल्यू मिला है, ये वैल्यू हमको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें T2 का वैल्यू निकालना है।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं, उसको हमको दिया है जो 1.8 सेंटीमीटर था, उसको हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 0.0 0. जब उसको हम जो 1.8 वैल्यू था उसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया 0.018 मीटर हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 बाई डिग्री सेंटीग्रेड इंटू T2 - T1 इंटू 25 मीटर। ठीक है, वैल्यू हम पुट कर दिए, तो इधर T1 का वैल्यू भी मालूम है हमको, देखिए पुट कर देंगे। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 18 डिवाइडेड बाई 1000, जीरो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 18 डिवाइडेड बाई 1000 लिख सकते हैं, 1000 मीटर है। इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 12 इंटू 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 है तो उसको उसका मतलब क्या है डिवाइडेड बाई 0.0000001 का 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सेंटीग्रेड नीचे हो जाएगा, ये आपका कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा, मतलब ये वैल्यू में आ जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा देखिए T2 हमको नहीं दिया है, T2 हमको मांगा है और T1 हमको दिया है, तो T2 के जगह में T2 लिखे हैं, T1 के जगह में 15 डिग्री सेंटीग्रेड लिखे हैं। तो ये आपका 25 मीटर है लेंथ, 25 मीटर लेंथ, तो जो तख्ता का लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो क्या हो जाएगा, इसमें हम कट करेंगे, कट करने के बाद देखिए ये इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू है तो ये डायरेक्ट नीचे नीचे कट हो जाएगा, ये 30 कट हो गया। फिर 12 से हम किसको कट करेंगे, इसमें 1000 था, 1000 से 12 से कट करेंगे, फिर 18 से भी कट कर सकते हैं। और देखिए और क्या है, ये मीटर इधर कट हो गया। देन आपका जो वैल्यू आएगा देखिए इसमें आपका 3 आ रहा है, इस साइड में 3 आ रहा है, इक्वल टू इसमें ये आप खुद कीजिए तो मालूम चल जाएगा। देन 3 इक्वल टू T2 - 15 इंटू 25/500 आ रहा था। फिर अब इसको भी हम कट करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, 1/20। देन दैट इम्प्लाई क्या हो जाएगा देखिए T2 - 15 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 - 15 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 3 इंटू 20, ये जो इधर था ये इधर चला जाएगा 3 इंटू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देन T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो 3 इंटू 20 60, ये माइनस था इधर, -15 इधर आ जाएगा तो +15 हो जाएगा, और फिर +15, तो आपका आ जाएगा T2 इक्वल टू 75, 60 + 15 75 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका T2 का वैल्यू आपका 75 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जो आपका ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, द पेरीमीटर्स ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज डैश 42 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर्स। उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर इज डैश। तो एक सर्कल है, सेमी सर्कल है, सर्कल नहीं सेमी सर्कल है, वो सेमी सर्कल का जो आपका पेरीमीटर पूछा है, जिसका जो रेडियस है R = 21 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि कितना हो जाएगा, आपका पेरीमीटर कितना हो जाएगा वो आपको पूछा है। देखिए हमको पता है कि एक सर्कल का तो परिधि निकलता है कैसे, P = 2πr, ये मतलब ये टोटल का है 2πr है। अगर हमको हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, मीन हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो πr हो जाएगा। तो πr प्लस ये एक r है, ये एक r है, 2r मिल जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये था इसका आधा πr प्लस ये r 2r, तो अब क्या हो गया टोटल, ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला। देन पाई का वैल्यू आपका 22/7 इंटू जो r है, r का मतलब क्या है, r का हमको दिया है कि r = 21 है, तो हम 21 लिख देंगे इधर, प्लस 2 कर देंगे, 2 इंटू r का वैल्यू क्या है 21 है। ठीक है, तो इक्वल क्या कर देंगे 7 3 21 कट हो गया, फिर 22 इंटू 3 66, देन आपका 21 इंटू 2 42, देन आपका उसका करेक्ट आंसर देखिए 66 + 42 कितना हो जाएगा 108, तो आपका आंसर हो जाएगा 108। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, ए कॉन इज सिटिंग ऑन सेमी ग्लोब्स इफ द रेडियस ऑफ ग्लोब्स स्लैश कॉन बेस रेडियस इज r एंड द कॉन हाइट इज h, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। उसका ऑप्शन देख सकते हैं,
पाई बाई 3 आर स्क्वायर 2r प्लस एच, पाई बाई 3 आर स्क्वायर 4r प्लस एच, पाई बाई 3 आर स्क्वायर आर प्लस एच, पाई बाई 3 आर स्क्वायर 3r प्लस एच। तो उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, ए कोन इज सिटिंग ऑन ए सेमी ग्लोब इफ द रेडियस इज आर एंड द कोन हाइट इज एच, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। अगर देखिए ये एक सॉलिड पीस है, टोटल एक सॉलिड पीस है जिसमें ये आपका कौन पार्ट है, कौन है जो एक सेमी ग्लोब है, इस सेमी ग्लोब के ऊपर एक कौन बैठा है, तो उस ये टोटल एक सॉलिड है, तो इस दोनों का वॉल्यूम कितना होगा वो आपको पूछा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम किए हैं कि देखिए सॉल्यूशन देखिए, ए बी सी ट्राइंगल इज ए कौन, जो ए बी सी ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, ये ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एक कौन है, और आपका ओ सी मीन्स जो ये है वो सी आपका रेडियस है आर है, एंड ओ ए ओ ये आपका हाइट है, एच हाइट है। ठीक है, बी ओ सी ये है क्या है, बी ओ सी एक क्या है, सेमी ग्लोब है, और जिसका ओ सी वो आपका रेडियस है, आर रेडियस है। ठीक है, वी नो दैट जब हम निकालते हैं, जो वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए कौन का वॉल्यूम कैसे निकलता है, कौन का वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कौन का वॉल्यूम फार्मूला है। और सेमी ग्लोब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, सेमी ग्लोब का आपका है 2/3, सेमी ग्लोब जो हाफ फुल ग्लोब का क्या रहता है 4/3 पाई आर क्यूब रहता है, बट सेमी ग्लोब है तो 2/3 हाफ हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये टोटल सॉलिड का हम अभी निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सॉलिड का निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें कॉमन क्या क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम दोनों पार्ट में तोड़ देंगे, 2/3 जो है उसको हम तोड़ सकते हैं 1/3 इंटू 2/1, ऐसा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 जा 2, ये 1 इंटू 3 जा 3, 2/3 हो जाएगा। तो उसको हम ऐसे तोड़ के रखेंगे। फिर पाई है आर क्यू है, देखिए इधर आर स्क्वायर है, तो इसको हम पाई आर स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू आर जो आर क्यू है। ठीक है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या क्या है देख सकते हैं, 1/3 कॉमन हो गया, इसमें 1/3 है, फिर इसमें पाई है, इसमें पाई है, इसमें आर स्क्वायर है, इसमें आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें ये तीनों कॉमन आ गया, तो तीनों को हम कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। और इसमें क्या रह गया, फिर इसमें रह गया आपका 2, ये वाला 2 रह गया, 2/1 नीचे 1 है तो कुछ भी नहीं है, तो 2 इंटू और आर रह गया, इधर आर रह गया। ठीक है, तो ये 2 इंटू ये आर रह गया, ये दोनों को ले लिया इधर 2r प्लस इसमें क्या रह गया एच रह गया। ठीक है, एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस एच होल। तो इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, पाई बाई 3 आर स्क्वायर 2r प्लस एच, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाई/3 आर स्क्वायर इंटू 2r प्लस एच। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाई/3 आर स्क्वायर 2r प्लस एच। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा ग्रेटर देन 1 देन ऑप्शन क्या होगा, देखिए 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 देन, अगर साइन थीटा का वैल्यू प्लस कोस थीटा का वैल्यू हम जब ऐड करते हैं तब क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, इस दोनों का वैल्यू मिला के एक से ज़्यादा होगा, तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या है वो आपको पूछा है। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये ऑप्शन क्या क्या देखिए उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो थीटा होगा इसमें भी वही थीटा, इसमें भी वही थीटा पुट करेंगे, जो आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, मीनिंग अगर वो थीटा का वैल्यू ऐसा हो जो 0 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री से ऊपर भी हो सकता है, और 90 डिग्री से नीचे भी हो सकता है, और 90 डिग्री भी हो सकता है, तब जाके ये सेटिस्फाई होगा। और इसमें क्या बोला है, 0 डिग्री लेसर देन इक्वल टू थीटा और लेसर देन 90 डिग्री, मीनिंग जो थीटा का वैल्यू होगा 0 से ज़्यादा होगा, और 0 भी होगा, और 90 से कम होगा, ना कि 90 होगा, 90 नहीं होगा, 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, और सी में क्या बोला है,
वो थीटा का वैल्यू जो होगा 0 से ज़्यादा होगा, हर समय 0 से ज़्यादा होगा, और 90 डिग्री से कम होगा, और 90 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री होगा तभी भी वो सही होगा। तब देखिए और क्या बोला है, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, 0 डिग्री से थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, थीटा 0 डिग्री लेसर देन थीटा, 0 से डिग्री से ज़्यादा होगा, और लेसर देन 90 डिग्री, और 0 डिग्री 90 डिग्री से कम होगा थीटा का वैल्यू, तब यह सेटिस्फाई, कौन सा सेटिस्फाई होगा वो आपको पूछा है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन हम अभी देखेंगे, एक एक करके सभी पुट करेंगे, तब जाके हम उसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर पहले क्या करते हैं, 0 डिग्री ही लेते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो हमारा क्या आंसर निकल के आता है वो देखेंगे। तो हम क्वेश्चन में कहते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 1, अगर दोनों का वैल्यू देखते हैं, और ये इस क्वेश्चन से करने से पहले आपको सभी वैल्यू का याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि साइन और कोस का जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री इक्वल टू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है, और कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो दोनों मिलाने की क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो एक से, तो ये दोनों का जो वैल्यू आ रहा है एक से इक्वल हो रहा है, बट हमको क्या चाहिए, वो एक से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। अगर देखिए थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होता है तो क्या होगा, साइन 30 प्लस कोस 30 इक्वल टू, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोस 30 का वैल्यू √3/2, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाए, 1/2 का मतलब 0.5 लिख सकते हैं, प्लस √3 का वैल्यू क्या है 1.732 डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम क्या हो रहा है 0.5 प्लस 0.866, तो उसमें क्या हो रहा है 1.366 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू निकल के आ रहा है ये एक से बड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा सही आ रहा है, ये जो वैल्यू सही आ रहा है, एक से बड़ा आ रहा है, ठीक है। और क्या होगा 60 देखते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 60 लेते हैं तो क्या होता है, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू √3/2, कोस 60 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू जब हम पुट करें क्या हो जाएगा, ये √3/2 था ना, √3/2 था, इसको हम डायरेक्ट ये वैल्यू को इधर लग दिए हैं 0.866 प्लस, और 1/2 का वैल्यू 0.5 है, तो आपका 1.366 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका सही आ रहा है, ठीक है। और क्या है, और 45 को देखते हैं, अगर 30 का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो क्या होगा, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1 बाई, साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2 है, प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2 है, तो दोनों √2 है ना, ठीक है। तो √2 का हम इसमें क्या, ये भग्नांश है, उसको हम जब करेंगे कैसा करेगा, तो ये दोनों का लसा को निकालेंगे तो √2 हो जाएगा, फिर 1 √2 से जब डिवाइड करें √2 से 1 हो जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करें 1 हो जाएगा, प्लस √2 से जब √2 को वही इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 इंटू 1, तो 1 + 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2/√2। तो 2/√2 मतलब क्या है, √2 का मतलब √2 इंटू √2 इक्वल 2 होता है, तो √2 इंटू जब √2 इंटू करें 2 होगा, तो आपका आंसर क्या है √2 है, √2 का वैल्यू कितना है 1.414 है, ठीक है। तो ये भी हमारे आंसर आ रहा है। अगर थीटा, अगर और क्या है, लास्ट वाले देख लेते हैं, थीटा का वैल्यू अगर 90 लेते हैं तो क्या होता है, 90 लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री इक्वल टू, साइन 90 का वैल्यू 1 है, कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो हमका आंसर निकल कर 1 इक्वल टू हो रहा है, बट हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन चाहिए, या एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा निकल के आ रहा है क्या, साइन का 45, 60 एंड 30, ठीक है। तो इसमें आंसर जो आ रहा है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 30, 65, 45 ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है, ना कि 0 डिग्री 90 डिग्री है, दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, द वर्ड ऑक्सीडेशन मीन, ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन्स विद सब्सटेंस। ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन्स विद मॉलिक्यूल्स, लॉस ऑफ प्रोटॉन्स बाय एन एटम और ए मॉलिक्यूल्स।
तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। जो ऑक्सीडेशन मीन्स का जो मॉडर्न उसका डेफिनेशन है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशंस इन द ऑर्डर ऑफ। तो सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज कितना है, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो होता है वो होता है आपका 10⁻⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर रहता है। बट अभी इधर मीटर कुछ भी नहीं है, ये सेंटीमीटर में दिया है, सब सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻²मीटर। ठीक है ना, तो -2 माइनस हो जाएगा, तब हो जाएगा। तो मतलब आपका जो 10⁻7 टू 10⁻8 टू 10⁻8 सेंटीमीटर, वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन। जो सिंपल पेंडुलम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो टाइम पीरियड निकालने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉब, एम्पलीट्यूड्स ऑफ ऑसिलेशंस, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ऑल ऑफ दिस एबव। देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो टाइम पीरियड के लिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है। तो टी, जैसे टी इक्वल टू 2π L/g का होल रूट, तो ये रहता है। तो एल जो होता है आपका लेंथ ऑफ द पेंडुलम रहता है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टाइम पीरियड हो गया। ये 2 का तो वैल्यू 2 ही रहे, और पाई का वैल्यू समान है, तो उसका जो डिपेंड करता है आपका एल, जो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज। धातु ताप के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि they contains large number of free electrons, their atoms are relatively far apart, their atoms collides, they have reflecting surface। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो एटम्स रहता है वो फ्री, जो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहता है, लार्ज नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। इफ cot phi equal to b by a, then the value of cos phi plus sin phi divided by cos phi minus sin phi is। ठीक है, वो जो फाई दिया है, फाई का मतलब आप थीटा ले लो, फाई ले लो, कुछ भी ले लो, बराबर होता है। ऑप्शन ए b+a/b-a, ऑप्शन बी a+b/a-b, ऑप्शन सी b-a/b+a, ऑप्शन डी a-b/a+b। तो उसका जो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है, इफ cot phi इक्वल टू b/a, देन द वैल्यू ऑफ cos phi प्लस sin phi डिवाइडेड बाई cos phi माइनस sin phi इज। अगर cot phi का वैल्यू b/a होता है तो आपका cos phi और sin phi डिवाइडेड बाई cos phi माइनस sin phi का वैल्यू क्या होगा, वो आपको पूछा है। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो हमको देखते हैं कि ये सब ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ट्रिगोनोमेट्री का क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। देखिए, तो cot फाई का वैल्यू दे दिया, cot फाई का वैल्यू दिया है b/a, बट cot का मतलब क्या है, b/p होता है, अर्थात आपका बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस आपका हो गया b और परपेंडिकुलर हो गया आपका ab। तो ab के जगह में क्या दिया है, वो आप a दिया है, तो ये इधर a लिखा गया है। ठीक है, तो हमको इसको a मानेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं दिया है, AC नहीं दिया है, उसको हम H ले लेंगे, वी टेक AC H है। ठीक है, तो हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों बाहु आ गया है। तभी हम क्या कर सकते हैं, कोस और साइन का वैल्यू हम उसी हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर कोस का मतलब हो जाएगा आपका b/h हो जाएगा, BC/AC होता है। ठीक है, BC/AC होता है कोस का। साइन का मतलब उसका साइन हो जाएगा AB/AC होता है, तो आपका हो जाएगा A/H। उसी हिसाब से कोस का b/h माइनस और साइन का a/h हो जाएगा। तो ये प्लस था, ये माइनस था। ठीक है, जैसे ही है वैसे ही लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, देखिए इधर HH है, तो H का जब हम LCM निकालेंगे तो H हो जाएगा, और आपका H से जब डिवाइड करेंगे H से तो 1 हो जाएगा, 1 से जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B हो जाएगा, प्लस
ये आपका वैसे ही हो जाएगा, एच से डिवाइड करके एच से 1 एंड 1 से जो 1 ए से मल्टीपल होगा ए हो जाएगा, तो बी प्लस ए बाई एच हो जाएगा। ये भी वैसा ही होगा, माइनस हो जाएगा ओनली, जैसे ये लॉस हो जाएगा तो एल एच हो जाएगा, एच से जो डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, 1 से जो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हो जाएगा, उसी वजह से ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अगर इसको हम कट करना है तो बी प्लस ए डिवाइडेड बाई एच, और ये पलट जाएगा क्योंकि ये नीचे है, तो एच अपन बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये जैसा जैसा ये रहेगा वो ओनली ये उधर चला जाएगा, तो हम एच कट कर देंगे और बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, बी प्लस ए अपन बी माइनस ए, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, बी प्लस ए बाई बी माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाइट ट्री इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, 20√3 मीटर्स, 10/√3 मीटर्स, 20/√3 मीटर्स, 10√3 मीटर्स। उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन देखिए, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाइट ट्री इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। अगर एक एंगल ऑफ एलिवेशन ट्री, अगर ए बी एक ट्री है, ठीक है, ए बी एक ट्री 10 मीटर हाइट है, अगर उसका एलिवेशन जो है उधर जो शेडो पड़ रहा है उसका जो एलिवेशन, तो उसका एलिवेशन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, उसका एलिवेशन सी कॉर्नर में जो देखेगा तो उस तरफ 30 डिग्री इधर से एंगल आता है। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री है, ये 10 मीटर हाइट है, तो उसका क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द शेडो। अगर शेडो उसका जो शेडो पड़ेगा बी सी उसका शेडो पड़ेगा, तो बी सी का वैल्यू क्या होगा वो आपको पूछा है। ठीक है, तो हमको हमारा ये एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को क्या चाहिए, अभी ए बी दे दिया आपको 10 मीटर, ए सी बी कॉर्नर दे दिया 30 डिग्री, एंड बी सी आपको पूछा है। ठीक है, बी सी को हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है इस वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो फॉर्मूला हमको पता है कि tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमको दिया है, बेस हमको नहीं दिया है, तो tan 30 डिग्री, अगर tan 30 डिग्री हम पुट करते हैं तो क्या होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई बी सी। तो बी सी हमको पूछा है, तो tan 30 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 1/√3 होगा tan 30 का वैल्यू इक्वल टू 10/BC। अगर ये बजरवन हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 10√3 हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 10√3 जो आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आपका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच इज द फॉल्स रीडिंग्स मेजर्स फ्रॉम दिस 0 to 25 मीटर, 0 to 25 mm मेट्रिक माइक्रोमीटर्स। जो 0 to 25 mm मेट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका कौन सा एक फॉल्स रीडिंग है, 20.0200 mm, 20.220 mm, 20.022 mm, 20.210 mm। देखिए जो मेट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसमें तो हमको ओनली 2 डिजिट आता है, क्योंकि उसका जो लिस्ट काउंट है 0.01 mm है, तो उसके लिए 3 डिजिट पॉइंट के बाद 3 डिजिट नहीं आएगा, तो इतना तो एक्यूरेसी है नहीं, तो इसके लिए उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20.022 mm। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द डायमीटर ऑफ जॉब डी इन mm इफ द कटिंग स्पीड v इन मीटर पर मिनट, द रिवोल्यूशन पर मिनट n आर गिवन। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, डी इक्वल टू 1000 इंटू वी अपन पाई इंटू एन, डी इक्वल टू 5 इंटू एन बाई 1000 इंटू वी, डी इक्वल टू 1000 इंटू पाई अपन वी इंटू एन, 1000 इंटू एन अपन पाई इंटू वी। तो उसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, चूज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द डायमीटर ऑफ जॉब डी इन mm इफ द कटिंग स्पीड v इन मीटर पर मिनट एंड रिवोल्यूशन पर मिनट rpm जो है n गिवन। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमको पता है, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज करते हैं कटिंग स्पीड के लिए। देखिए d इक्वल टू डायमीटर ऑफ द जो mm में है, v इक्वल टू कटिंग स्पीड आपका मीटर पर मिनट में है जो आपको दिया गया है, n इक्वल टू रिवोल्यूशन पर मिनट rpm जो आपका n है। ठीक है, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या है, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला पाई इंटू डी इंटू आरपीएम, पाई इंटू डायमीटर डी, इसको डी बोलते हैं, और आरपीएम
रिवॉल्यूशन पर मिनट बाई 1000 हम क्यों होते हैं, मैं बोला हूँ इस कुछ क्वेश्चन से पहले था। मैं बोला हूँ इधर 1000 हम क्यों यूज करते हैं वो पता है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आ रहा है मीटर में आ रहा है, मीटर पर मिनट में आ रहा है, बट इधर हमको दिया है क्या है, mm में दिया है, जिसकी वजह से हमको 1000 डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन बाई 1000 आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में देन v हमको पूछा क्या है, d हमको मांगा है, तो d का वैल्यू हमको पूछना है। ठीक, d का वैल्यू हमको निकालना है, तो v इंटू 1000 हो जाएगा, v इंटू 1000 पाई इंटू डी इंटू एन हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देखिए डी हमको पूछा है ना, तो डी इक्वल टू वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई जो पाई इंटू डी था ये नीचे आ जाएगा, पाई इंटू सॉरी डी पूछा है तो जो पाई इंटू एन होता है, पाई इंटू एन था इसमें, ये नीचे आ जाएगा, तो वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन हो जाएगा। तो आपको ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, डी इक्वल टू 1000 इंटू वी डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, डी इक्वल टू 1000 इंटू वी अपॉन पाई इंटू एन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, while setting the angle with sine bar which side of the right angle triangle the sine bar represent। जो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम सेटिंग करते हैं साइन बार को, तो साइन बार कौन सा साइड को दर्शाता है, तो अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज, बोथ अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी, हाइपोटेन्यूज है ना। तो हाइपोटेन्यूज का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब हम ये रखते हैं साइन बार रखते हैं कुछ इस इधर रखते हैं ना, तो यह हो गया आपका स्लिप गेजेस, ये जॉब, तो आपका साइन बार इधर रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी एनेबल द मैन्युफैक्चर्स ऑफ चेन हॉक फ्रॉम दिस रॉड आयरन। जब रॉड आयरन से हम चेन हॉक बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी हमको रहना ही चाहिए। तो देखिए डक्टिलिटी, मेलाबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस। का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द इनर डायमीटर्स of bearing number 6205, 62 mm, 20 mm, 5 mm, 25 mm। इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला, व्हाट इज द इनर डायमीटर ऑफ बेयरिंग नंबर 6205। जो बेयरिंग नंबर 6205 में है उसका इनर डायमीटर कितना होगा वो आपको क्वेश्चन में पूछा है, आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसका देखिए कैसे रहता है, 6205 है बेयरिंग नंबर, तो बेयरिंग नंबर में फर्स्ट और 2 डिजिट रहता है, वो किसके लिए, सीरीज नंबर है। जैसे आपका 62 मतलब क्या है, 62 का मतलब क्या है, डीप ग्रोव सिंगल रो बॉल बेयरिंग। ठीक है, और 05 का मतलब क्या है देखेंगे, तो 05 का मतलब जैसे कि 0 0 0 01 02 03 04 ऐसे ही रहता है। ठीक है, कुछ भी, तो 0.05 है, तो 05 का मतलब क्या है, तो 00 रहता तो क्या था 10 mm, 01 रहता तो 12 mm, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 02 रहता तो क्या था 15 mm रहता है। जो इसका जो इनर डायमीटर है, ठीक है, बॉल डायमीटर বা इनर डायमीटर ना, इनर डाया, बॉल डाया या इनर डाया। और क्या है, 03 है तो क्या हो जाएगा 17 mm, 04 हो जाएगा तो 04 से, देखिए 04 ऑनवर्ड जितना भी होगा ना मल्टीप्लाई बाई 5, तो 04 से जब स्टार्ट होगा 4 से उसको 5 में मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा। जैसे कि 05 होगा तो 05 इंटू 5 या 25, तो जैसे कि आपका हो गया, आपको अगर और भी दिया है 06 दिया है तो मतलब 06 मतलब 06 इंटू 5 करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 30 mm हो जाएगा आपका इनर डाया। वैसे आपका ये 05 का मतलब 25 है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 mm। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25 mm। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, स्नैप गेज आर यूज टू टेस्ट। स्नैप गेज हम किस लिए यूज करते हैं, टू चेक द थ्रेड, टू चेक द शाफ्ट एंड बोर, टू एडजस्ट द जो, टू पॉलिश द बोर होल्स। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू चेक द शाफ्ट एंड बोर। शाफ्ट एंड बोर का साइज को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं स्नैप गेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू ऑब्जर्व एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म्स विदाउट फ्रैक्चरिंग इज कॉल्ड। बिना फ्रैक्चरिंग होते हुए वो प्लास्टिकली, थोड़ा सा प्लास्टिकल डिफॉर्मेशन होता है, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है,
आफ्टर ऑब्जर्विंग एनर्जी, कुछ हम फोर्स देने के बाद वो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होता है प्लास्टिकली एंड फ्रैक्चर्स नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, टेनासिटी। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टफनेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोला है, द ए मशीन स्टेबल्स इज लिफ्टेड बाय मींस ऑफ डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड्स which had a pitch of 5 mm. How many revolutions are needed to lift the table to height of 200 mm? 20 revolution, 40 revolution, 10 revolutions, none of the जब इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला है, ए मशीन टेबल इज लिफ्टेड बाय मीन ऑफ ए डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड which had a pitch of 5 mm. How many revolutions are needed to lift the table to height of 200 mm? उस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक टेबल है, देखिए एक टेबल है, टेबल एक मशीन है, मशीन का टेबल है, उसमें जो थ्रेड है, जो कॉलम में थ्रेड दिया गया है उसमें डबल स्टार्ट थ्रेड है, ठीक है। तो वो टेबल, ये टोटल लेंथ है 200 mm है, टोटल लेंथ 200 mm है। तो उसको नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम घुमाना पड़ेगा वो आपको पूछा है, कितना रिवोल्यूशन देने के बाद वो ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, 200 mm डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पिच हमको दिया है 5 mm है, ठीक है। तो उसमें क्या है, डबल स्टार्ट थ्रेड है, डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड है। अगर डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड है तो उसका लीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच। तो पिच हमको दिया है पिच हमको दिया है 5 mm। तो पिच हमको दिया है 5 mm। तो उसमें नंबर ऑफ स्टार्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टार्ट डबल स्टार्ट है तो 2 लिख देंगे इधर। तो लीड इक्वल टू 2 इंटू पिच। लीड का मतलब क्या है, देखिए द डिस्टेंस ऑफ ए थ्रेडेड कंपोनेंट मूव along विथ मैचिंग कंपोनेंट ड्यूरिंग द कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर देखिए एक डिस्टेंस, एक थ्रेडेड कंपोनेंट है, तो थ्रेडेड कंपोनेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है along विथ मैचिंग कंपोनेंट। जो थ्रेड तो अपने आप तो नहीं घूमे, तो उसके एक थ्रेड रहेगा और एक नोट रहेगा, मतलब एक स्क्रू रहेगा और एक थ्रेड रहेगा, एक स्क्रू रहेगा, एक नोट रहेगा। तो जो मैचिंग कंपोनेंट दोनों को मिलाएगा तो मैचिंग कंपोनेंट है स्क्रू, और एक स्क्रू रहेगा और एक नोट रहेगा। तो स्क्रू और नोट जो मिलेगा तो जो एक मैचिंग कंपोनेंट हो जाएगा ना। तो वैसे दोनों को मिला के ड्यूरिंग द कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो देता है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक बोल्ट, तो उसको बोलते हैं लीड, ठीक है। तो डबल स्टार्ट है मीन्स इसमें 2 हो जाएगा, 2 इंटू पिच। तो रिक्वायर्ड रिवोल्यूशन जो हमको पूछा है वो कितना होगा, देखिए। तो टोटल डिस्टेंस आपको 200 mm है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टार्ट 2 है, तो लीड टोटल डिस्टेंस बाई लीड होगा। तो लीड का मतलब 2 इंटू पिच हो जाएगा। तो 200 डिवाइडेड बाई 10 जब डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, आपका 20 रिवोल्यूशन आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 रिवोल्यूशन। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 रिवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। All the metric taper pin have a taper ratio of dash. 1 in 100, 1 in 50, 1 in 25, 1 in 20। तो ये जो है मैट्रिक टेपर पिन है, मैट्रिक टेपर पिन का क्या हो जाएगा, 1:50 है, मतलब 1 in 50। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 in 50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, किसके शक्ति संचारण के दक्षता सबसे अधिक होता है, रॉक ड्राइव, फ्लैट बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन ड्राइव। क्योंकि चेन ड्राइव में क्या होता है, हमारा लॉसेस नहीं होता है, जैसे कि स्लीपेज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा लॉस नहीं होता है। तो टोटल 100 एफिशिएंसी 100% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या होगा, डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल्स इन ड्रिलिंग, रिमिंग, टैपिंग ऑपरेशन इज। जो एक कौन सा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं गाइडिंग करने के लिए, होल्ड करने के लिए और गाइड करने के लिए, ड्रिलिंग, रिमिंग एंड टैपिंग ऑपरेशंस। जीज, फिक्चर्स, टेम्पलेट्स, नॉन ऑफ द जब। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीज। जीज जो होता है क्या होता है, होल्डिंग करता है और आपका गाइड करता है कोटिंग टूल्स को, लेकिन फ्यूचर क्या करता है, ओनली होल्डिंग करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जनरली बियरिंग बुश आर मेड ऑफ डैश। बियरिंग बुश साधारणतः किनसे बने होते हैं, कॉपर, ब्रास, वाइट मेटल्स, गोल्ड मेटल। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड मेटल। ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।